सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है आपका अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज पढ़ेंगे। इस पे स्टडी करोगे आप। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे पहले जहाँ तक बताया था उसको उसको भी रिलेट करके इसमें पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या होता है इसको विजुअलाइज करना, ताकि किसी चीज़ को याद करने से पहले आप जो है उसको विजुअलाइज करो, ताकि वो जो है सबकॉन्शियस माइंड में एडजस्ट हो सके। अब देखिए यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी संरचना होता है। ये महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी संरचना के रूप में कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कोशिका द्रव में पाई जाती है, और ये महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी इसका संरचना होता है, इसका स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं। क्लियर। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है। ये जो संरचना होता है, इसका स्ट्रक्चर कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है, तो कहीं कहीं पर केंद्रक के केंद्रक झिल्ली से मिली होती है, कहीं पर केंद्रक के केंद्रक झिल्ली से मिली होती है। तो इसको नोट डाउन कर लेना आप अच्छे से प्रॉपर वे में। अगर आपको वीडियो में जो ये जो लेक्चर है इसमें अगर आपको अक्षर नहीं दिख रहा है तो आप इसका क्वालिटी जो है बढ़ा ले, तो सेटिंग में जाके तब आपको अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ पे समझना, यह संरचना जो है लिपोप्रोटीन, यह इसका जो स्ट्रक्चर है, यह संरचना लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? यह संरचना जो है लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव में ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होते हैं। अब यह जो कोशिका, यहाँ पे समझना एक चीज़, यह संरचना पहले तो लिपोप्रोटीन, अब ये सब नाम जो है आपको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा इस तरह का नाम। तो इसको तो विजुअलाइज करना। तो इसका मैं फिगर दिखाता हूँ यहाँ पे, इसका पहले वो फिगर आउट भी कर दूंगा लास्ट में, पहले इसको समझ लेते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, क्या मैं अपने भाषा में आपको समझाता हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है, यह महीन नलिकाओं या छोटे छोटे नलिकाओं, पतली नलिकाओं, एक जाल जैसी इसकी संरचना होती है। ये संरचना के रूप में द्रव में पाई जाती है। इस तरह की संरचना के रूप में ये जो है द्रव में, कोशिका द्रव में पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक अब तो पता चल गया। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली में मिली होती है। ये इसका जो स्ट्रक्चर है कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली में मिली होती है, और कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली में मिली होती है, और कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली में मिली होती है। यह संरचना जो है लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन मतलब क्या मीन्स? इट मीन्स ये लिपोप्रोटीन मीन्स होता है लिपिड और प्रोटीन। ये नोट कर लेना, थोड़ा सा कलर एनहेंस कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा अच्छे से। लिपोप्रोटीन मीन्स क्या? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और कोशिका द्रव में ईआर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कौन दो प्रकार के होते हैं? पहला, हिंदी में समझेंगे पहले, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, जिसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे आपको ईआर दिखेगा तो समझ लेना ईआर का फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरा हो गया खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका। पहले था चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, जिसे हमने कहा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ई है, आप देख पा रहे हैं ऊपर में। तो अब खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, ये रफ ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक समझेंगे इसमें। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब देखो रफ ईआर जो है, ROU जो रफ ईआर जो है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, कण। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में, अपनी विशेष संरचना के कारण अंतर्द्रव्यीय जालिका को कोशिका या कोशिका द्रव का कंकाल तंत्र कहा जाता है। इसका विशेष स्ट्रक्चर के कारण इसे जो है कंकाल तंत्र भी कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब देखो इस संरचना का जो ये स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इस संरचना की खोज जो है सर्वप्रथम जो है पोर्टर देखो यहाँ पे सर्वप्रथम जो पोर्टर, क्लाउडे तथा फूलम ने किया था। किसने? पोर्टर, क्लाउडे तथा फूलम ने किया था। जबकि इसका प्रथम बार जो है नामकरण पोर्टर तथा
कलमेन के द्वारा किया गया था, पोर्टर तथा कलमेन के द्वारा किया गया था। इसको नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट समझना यहाँ पे, जैसे कि अंतर्ध्रुवीय जालिका को वर्तमान समय में एर्गोस्टोप्लाज्मा कहा जाता है। अंतर्ध्रुवीय जालिका को अगर इन प्रेजेंस में देखा जाए तो इसको एर्गोस्टोप्लाज्मा कहा जाता है, एर्गोस्टोप्लाज्मा भी कहा जाता है। इसे भी नोट कर लेना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, तो इसे नोट कर लेना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाओ यार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पे समझना अंतर्ध्रुवीय जालिका के प्रमुख कार्य जो है इसके बारे में समझना, इसका प्रमुख कार्य क्या है। जैसे पहले यह अतः कोशिका, यहाँ देखो, यह कोशिकीय परिवहन का कार्य करती है और अंतर्ध्रुवीय जालिका के नली में तरल, यहाँ देखो, तरल द्रव्य भरा रहता है। क्या? तरल द्रव्य भरा रहता है, जिसे यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न हिस्सों में वितरित यानी बांटते हैं, वितरित करती रहती है। तो ये भी आप नोट कर लेना अच्छे से। तो फिर से एक बार देख लेना। अब देखो, कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुक्त अंतर्ध्रुवीय जालिका द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखो, कोशिका द्रव्य के अंदर में कोशिका द्रव्य के अंदर में प्रोटीन का परिवहन जो है परिवहन मुक्त अंतर्ध्रुवीय जालिका द्वारा किया जाता है। अब चिकनी अंतर्ध्रुवीय जालिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है। चिकनी अंतर्ध्रुवीय जालिका जो होते हैं चिकनी अंतर्ध्रुवीय जालिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है और तथा खुरदरी अंतर्ध्रुवीय जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसको नोट कर लेना। अब देखो, अंतर्ध्रुवीय जालिका उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन वसा हार्मोन संश्लेषण होता है, जैसे कि मनुष्य के यकृत अग्नाशय के कोशिका में अंतर्ध्रुवीय जालिका की संख्या अधिक होती है। ये भी नोट कर लेना। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि जो अंतर्ध्रुवीय जालिका उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, हार्मोन का संश्लेषण होता है, जैसे कि मनुष्य के यकृत में होता है ये, और अग्नाशय के कोशिका में अंतर्ध्रुवीय जालिका की संख्या भी अधिक होती है। लास्ट यहाँ पे इसका जो टॉपिक है इसके लास्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मानव यकृत में पाई जाने वाले चिकनी अंतर्ध्रुवीय जालिका यकृत को विष के प्रभाव को नष्ट करने में मदद करता है। इसे भी नोट कर लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब समझेंगे हम राइबोसोम के बारे में। चलिए समझते हैं राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम देखो यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम एक जो है दानेदार संरचना है जो कि अंतर्ध्रुवीय जालिका के ऊपर RER यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं R4 हो गया राइबोसोम, E हो गया एंडोप्लाज्मिक, R4 हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसलिए हम लिखते हैं इसको, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे RER। तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम एक दानेदार स्ट्रक्चर है जो कि अंतर्ध्रुवीय जालिका के ऊपर RER में या अकेले या गुच्छों के रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। यह झिल्ली विहीन तथा, विहीन मतलब कि आप कह सकते हैं इससे नहीं है उसमें, तो झिल्ली विहीन, झिल्ली नहीं है उसमें, झिल्ली विहीन तथा सबसे छोटा कोशिका अंगक है। इसे नोट कर लेना। अब देखो, कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूँ यहाँ पे। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। और पॉलीसोम भी सभी राइबोसोम मैसेंजर जैसे RNA हो गया, mRNA के धागे समान रचना से बंधे होते हैं। तो ये सब जो मैसेज एक तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब तो आपको मैंने आपने पहले पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़ा तो वो भी आपको इंक्लूड है इसमें, जो कि mRNA क्या होता है, RNA क्या होता है, जब आपको बताया जाएगा DNA, वहाँ पे आपको सब चीज़ डिटेल में समझाया जाएगा। अब याद करने के बेसिस पे ये समझना है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला टॉपिक है यहाँ पे, राइबोसोम प्रोटीन तथा RNA से मिलकर बना होता है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन तथा RNA से मिलकर बना होता है। तो ये आप नोट कर लेना। अब देखो, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? 20 अमीनो एसिड मिला के प्रोटीन बनता है। तो उसी प्रकार से राइबोसोम प्रोटीन तथा RNA से मिलकर बनता है। तो आपको यहाँ तक हमने बताया। अब देखो, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S तथा एक होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम 2 सब यूनिट होते हैं। 70S राइबोसोम 2 सब यूनिट होते हैं तथा 30S तथा 50S ठीक इसी प्रकार 80S राइबोसोम के भी 2 सब यूनिट होते हैं, जैसे कि 40S, एक होता है 60S। ये भी आप नोट कर लेना इस तरह से। तो ये भी आपको समझाया जाएगा।
अब देखो राइबोसोम की खोज जो सर्वप्रथम रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने पादप कोशिका में किया था। जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज जो है जी.ई. पिलाडे द्वारा किया गया था और राइबोसोम का नामकरण जो है रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। ये भी नोट करना, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा? रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। तो राइबोसोम के कार्य के बारे में जान लेते हैं। यह जो है राइबोसोम के कार्य, यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है और इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो पाना संभव नहीं है। और राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है और राइबोसोम को कोशिका का सेल का जो है प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को। तो इसे भी नोट कर लेना। अब अगला टॉपिक समझते हैं, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी, ये समझ लेते हैं। अब देखो कोशिका द्रव में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना, कोशिका द्रव में यह गुच्छे, यह जो है कोशिका द्रव में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। ये पादप कोशिका में गोल्जी काय मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या डिक्टियोसोम कहा जाता है, इसे नोट कर लेना। और देखो डाल्टन तथा फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय संरचना को 3 भागों में बांटा है। जैसे कि पहला सिस्टिनी, आप देखो सिस्टिनी छोटे ट्यूबलेस, यहाँ देखो छोटे ट्यूबल्स, यहाँ पे सिस्टिनी छोटे ट्यूबल्स, और देखो यहाँ पे वेसिकल्स स्मॉल ट्यूबल्स। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ट्यूबलेस मतलब छोटे ट्यूबलेस हो गया, स्मॉल ट्यूबलेस एंड विकल्स, वेसिल्स हो गया, ये वेसिल्स है, वेसिल्स तथा बड़ी रसधानी यानी कि लार्ज वेसिल्स वेक्यूलस हो गया। ये भी, इसे भी नोट कर लेना। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि डाल्टन तथा फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जिकाय संरचना को 3 भागों में बांटा। ये जो साइंटिस्ट है इसे गोल्जिकाय संरचना को 3 भागों में बांटा। पहला कौन, जैसे हमने कहा सिस्टिनी, और ये अब देखो यहाँ पे छोटे ट्यूबल्स एवं वेसिकल्स, क्लियर। अब तीसरा देखो यहाँ पे बड़ी राजधानी जिसे हम कहते हैं, इसके लार्ज विकल्स कह सकते हैं, वैक्यूल्स कह सकते हैं, राजधानी को वैक्यूल्स। अब देखो सर्वप्रथम इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था और कैमिलो गोल्जी इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने इस संरचना की खोज तंत्रिका कोशिका में की थी। सर्वप्रथम इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैमिली गोल्जी ने किया था और कैमिलो गोल्जी इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने इस संरचना स्ट्रक्चर की खोज जो है तंत्रिका कोशिका में किया था और कैमिलो गोल्जी ने इस संरचना का नाम जो है आंतरिक जालिकावत उपकरण यानी कि इंटरनल रेटिकुलर एपर्टस रखा था, परंतु बाद के समय इसका नाम जो है गोल्जिकाय गोल्जी बॉडी पड़ गया। ये भी नोट कर लेना, क्लियर। एज इट इज इस तरह से हो गया। और गोल्जिकाय के प्रमुख कार्य, पहला देखो यह अंगक कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों का पैकेजिंग संग्रह तथा श्रवण सेक्रेशन करता है। यह कोशिका का मुख्य सेक्रेशन ऑर्गेन, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, श्रवण अंगक है। ये क्या है, ऑर्गेनली श्रवण अंगक है। फिर से मैं दोहराता हूँ, यह अंगक जो है कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों का पैकेजिंग संग्रह तथा श्रवण सेक्रेशन करता है। यह कोशिका का मुख्य सेक्रेशन ऑर्गेनली श्रवण अंगक है। इसे भी नोट कर लेना। यह लाइसोसोम जैसे हो गया, जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक के निर्माण में मदद करते हैं। और यह कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जिकाय में ही होती है। ये भी नोट कर लेना। ये कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जिकाय में ही होता है। ये नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ये समझ, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लो इस प्रकार से। इसमें जैसे कि यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरीन्यूक्लियर, जो है आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है, पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइटोस्केलेटन हो गया, इसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। और न्यूक्लियस हो गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा है कि ये न्यूक्लियस हो गया आप इसका।
ये भी इसका, अब यहाँ पे मेन न्यूक्लियस यहाँ पे अंदर में है। अब यहाँ पे लाइसोसोम हो गया ये आपका, अब वैक्यूल्स हो गया ये, और इस सब का कार्य मैं बताऊंगा कौन से चीज़ का कार्य क्या होता है, वैक्यूल्स क्या पानी रखता है या नहीं रखता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पर यहाँ पे देखो प्रेक्सोम यानी प्रेक्सोम जो है ये हो गया आपका, ये इसका भी कार्य बताऊंगा। और गोल्जी एपरेटस जो है ये हो गया आपको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया आपको। अब देखो यहाँ पे राइबोसोम्स हो गया, इस प्रकार से आपको दिखता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इस तरह से है जो खुरदरी है। अब सेल मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। अब साइटोसोल हो गया ये इस प्रकार से। तो यहाँ तक आपको आई होप ये स्ट्रक्चर हमने समझाया। अब इसका कार्य भी मैं बहुत जल्द बता दूंगा कि कौन सा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, साइटोस्केलेटन का कार्य क्या होता है, ये सब मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक में बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में जितने भी हैं उनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में, और फिजिक्स का बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।